नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है वकील का ढाबा, जिसे लिखा है रोहित वर्मा रिंपू जी ने। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो बने रहे मेरे साथ और सुने रवि की कहानी, जिसका नाम है वकील का ढाबा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ शब्द कहानी से बारे में बताना चाहती हूँ। कहानी वकील का ढाबा रवि नाम के शख्स के जीवन पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। रवि को बचपन से हकलाहट की समस्या थी, जिस वजह से उसका जीवन कई प्रकार की कठिनाइयों ये भरा था और साथ ही उसे अपने जीवन में ना चाहते हुए भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। इस कहानी में कहानी के मुख्य पात्र रवि के जीवन में इसी प्रकार के उतार चढ़ाव और कठिनाइयां को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यह कहानी हकलाहट की समस्या से परेशान व्यक्तियों के लिए काफी मददगार साबित होगी। तो अगर आप या आपका कोई नजदीकी दोस्त या रिश्तेदार हकलाहट की समस्या से परेशान है और समाज में उनका मजाक बनाया जा रहा है, तो यह कहानी उनके लिए मददगार साबित होगी। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी वकील का ढाबा, भाग पहला। वकील साहब, एक प्लेट दाल की और कर देना। वकील के ढाबे पर बैठे एक ग्राहक ने ढाबे के मालिक को दाल के लिए आवाज लगाते हुए कहा। उसी ढाबे पर मैं और मुक्ता दीदी भी खाना खा रहे थे। उस ग्राहक की आवाज सुनकर मैं अचानक से चौंक गई और ढाबे को मालिक की ओर एकटक देखने लग गई। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मुक्ता ने शिखा को कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शिखा जी, ऐसी वैसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जरूर कोई ना कोई बात है। बताओ, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हें उस ढाबे के मालिक की ओर देखकर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अजीब? कैसा अजीब? मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। अच्छा, तो वह सब छोड़ो और इसे पढ़ो। शिखा ने मुक्ता की ओर ढाबे का मेन्यू कार्ड आगे रखते हुए कहा। अब इसमें क्या अजीब बात है? यार, तुम पहेलियां मत बुझाओ और खुलकर बात करो। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, ढाबे के मालिक और ढाबे का नाम पढ़कर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब सा लग रहा है? कैसा अजीब सा लग रहा है? और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझे पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। क्योंकि तुम तो जानती हो कि हमें पहले ही देर हो चुकी है। अब इस तरह की बातों में हम अपना समय बर्बाद करेंगे तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस सामने वाले ग्राहक ने ढाबे के मालिक को वकील कहकर संबोधित किया है और ढाबे का नाम भी वकील का ढाबा है। तो बहन जी, आपको इसमें अजीब सी बात क्या लग रही है? मुक्ता दीदी, मुझे इसमें अजीब बात यह लगती है कि ढाबे का मालिक अपनी शक्ल सूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है और ग्राहक उसे वकील कहकर बुलाते हैं। हाँ, तो इसमें अजीब बात क्या लग रही है? हो सकता है उसका नाम ही वकील हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता। तो फिर शिखा जी, यह बताओ तुम्हें क्या लगता है? इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन मुझे उस व्यक्ति में एक कहानी जरूर नजर आ रही है। यार, जब से तुम लेखिका बनी हो तब से तुम्हें हर किसी में कोई ना कोई कहानी नजर आती रहती है। छोड़ो इस बात को और अपने काम पर ध्यान दो। मुक्ता दीदी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही। तुम्हें जो कुछ समझना है आराम से समझो और मुझे जाने दो। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है और जब तुम्हें समझ आ जाएगा तो मुझे भी समझा देना। इतना कहकर मुक्ता दीदी वहां से चली गई और मैं वहां बैठी रही। मैं उसी ढाबे के मालिक के बारे में सोचने लग गई। अचानक से मेरे मन में पता नहीं क्या आया और मैंने अचानक से ढाबे में काम कर रहे एक नौकर को आवाज लगाकर अपनी ओर आने का इशारा किया। जी मैडम जी, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपका खाना बहुत ही अच्छा है।
अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, इस ढाबे का मालिक कौन है? जी, वह जो सामने बैठे हैं। उनका नाम क्या है? जी, उनका नाम रवि है। अगर उनका नाम रवि है तो सब लोग उनको वकील कहकर क्यों बुला रहे हैं? और इस ढाबे का नाम भी वकील का ढाबा है। मैं माफी चाहूंगा, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं अभी नया नया ही इस ढाबे में काम करने के लिए आया हूँ। तो फिर सब के बारे में कौन बता सकता है? जी, इसके बारे में तो आपको सोनू ही बता सकता है। सोनू कौन? सोनू यहाँ के मैनेजर हैं और वह इस ढाबे में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। क्या तुम उनको बुला सकते हो? जी, वह तो कुछ दिनों की छुट्टी पर हैं, शायद थोड़े बीमार हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे उनका फोन नंबर लाकर दे दो, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। जी ठीक है। कुछ समय के बाद वह नौकर मुझे उस ढाबे के मैनेजर सोनू का मोबाइल नंबर लाकर दे देता है और मैं मोबाइल नंबर लेकर वापस अपने घर की ओर आ जाती हूँ। घर आकर मैं सोनू को फोन करती हूँ। हेलो, क्या मेरी बात सोनू जी से हो रही है? जी बिल्कुल, मैं सोनू ही बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। सोनू जी, मैं अपने बारे में भी आपको बता दूंगी, लेकिन पहले आपको मुझे मेरे 2-3 सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल? कैसे सवाल? क्या आप वकील का ढाबा में बतौर मैनेजर कार्य करते हैं? जी बिल्कुल, मैं वहाँ मैनेजर के तौर पर कार्य करता हूँ। आप कितने समय से उस ढाबे में बतौर मैनेजर कार्य कर रहे हैं? जी, जब से यह ढाबा खुला है तभी से मैं वहाँ पर बतौर मैनेजर कार्य कर रहा हूँ। तो ढाबे को खोले हुए कितना समय हो गया है? जी, यही कोई 7-8 साल का समय हो गया है। इसका मतलब है कि तुम इस ढाबे के मालिक रवि के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। हाँ हाँ, लेकिन आप रवि साहब के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रही हैं? आप कौन हैं? और अपने बारे में कृपया कुछ बताएं। सोनू जी, मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता दूंगी, बस मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हो? उनके ढाबे का नाम वकील का ढाबा क्यों पड़ा और सभी लोग उनको वकील साहब कहकर क्यों बुलाते हैं? बस इतनी सी बात। मैंने सोचा पता नहीं आप क्या पूछेंगे। रवि साहब पेशे से वकील है, इसीलिए लोग उन्हें वकील साहब कहकर बुलाते हैं और एक वकील होने की वजह से उनके ढाबे का नाम भी वकील का ढाबा पड़ा है। अब इसके बाद मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक कि आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगी। मेरा नाम शिखा है और मैं पेशे से एक लेखिका हूँ। मैं और मेरी सहेली किसी काम से आपके शहर में गए थे और दोपहर को आपके ढाबे में खाना खाने के लिए रुक गए। वहाँ पर लोग ढाबे के मालिक को वकील साहब कहकर बुला रहे थे और फिर ढाबे का नाम भी वकील का ढाबा था। क्योंकि मैं एक लेखिका हूँ और मुझे पता नहीं क्यों उस ढाबे के नाम के पीछे एक कहानी नजर आ रही थी। मैं इसी कहानी को जानने की कोशिश करने लगी और वहां के एक नौकर से ढाबे के मालिक और इस ढाबे के नाम के पीछे के रहस्य के बारे में पता करने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस नौकर ने ढाबे के मालिक और ढाबे के नाम के पीछे के रहस्य को बताने में अपनी असमर्थता जताई। मेरे बार बार आग्रह करने पर उसने मुझे आपके बारे में बताया और आपका फोन नंबर दिया। मैं एक लेखिका हूँ और अगर आपको लगता है कि ढाबे के मालिक रवि की जिंदगी और ढाबे के नाम के पीछे के रहस्य पर एक कहानी लिखी जा सकती है तो कृपया आप मेरी मदद जरूर करें। जी, आपने अभी तक जो कुछ कहा मेरी समझ के बाहर है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं रवि भैया यानी उस ढाबे के मालिक के साथ लगभग पिछले 10-15 साल से रह रहा हूं और उनके बारे में या यूं कह ले कि उनकी जिंदगी पर के बारे में काफी कुछ जानता हूं। लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं कि आपने उनकी जिंदगी पर एक किताब लिखनी है, तो यह सब बातें तो रवि भैया ही बता सकते हैं क्योंकि मैं तो उनके बारे में सिर्फ कुछ ही जानकारी रखता हूँ। अब ज्यादा जानकारी तो रवि भैया ही दे सकते हैं।
लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि मैं उनके साथ पिछले 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। और फिर तो तुम उनके बारे में काफी कुछ जानते होंगे। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं उनके साथ पिछले 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। मैं उस समय से उनके साथ काम कर रहा हूँ जब वह वकील के तौर पर कार्य करते थे। उस समय मैं उनके पास उनका असिस्टेंट बनकर आया था। अब मैं उनके ढाबे का मैनेजर हूँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता। मेरी तो यही राय है कि अगर आपने उनके ऊपर कोई किताब लिखनी है तो इसके बारे में रवि भैया से ही बात करें, क्योंकि वह ही आपको अपनी जिंदगी के बारे में बता सकते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि वह पहले वकील थे और उनकी हकलाहट की समस्या की वजह से उनका वकालत का काम ज्यादा चल ना सका, जिस वजह से उन्होंने ढाबा खोल लिया। लेकिन इन सब के पीछे की क्या कहानी थी, क्या कारण था कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा, इसके बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सोनू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या रवि जी अपनी कहानी बताने के लिए राजी होंगे? जी, यह सब बताना तो मुश्किल है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको खुद ही रवि भैया से बात करनी होगी। सोनू जी, मुझे रवि जी के साथ बात करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बात की शुरुआत तुम करो और उसके बाद मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। मैं कुछ समझा नहीं। सोनू जी, मैंने अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं की है जिससे तुम समझ ना सको। मैं चाहती हूँ कि जब मैं रवि जी से बात करूँ तो उन्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता होना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि मैं पहले रवि भैया से इस बारे में बात करके रखूं और फिर आगे की बात आप खुद कर लें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने पहले से ही उनसे इस बारे में बात की होगी तो मुझे बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं 1-2 दिन में ढाबे में जाकर रवि भैया से इस बारे में बात करके फिर आपको फोन करता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। रवि की जीवन की कहानी की और मेरी दिलचस्पी शायद इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि उसकी कहानी और मुझे अपने पिताजी की जीवन की कहानी एक समान लग रही थी। मेरे पिताजी, जिनका जिक्र मैंने पहले भी कई बार किया है, उन्होंने अपने जीवन की कहानी का जिक्र अपनी एक डायरी में किया था। उनको हकलाहट की समस्या थी, जिस वजह से उनका जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरा था। अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से उन्हें जिन जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उनकी व्याख्या करना या उनके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से जहां एक और समाज ने उनका मजाक बनाया, वहीं दूसरी ओर उनके करीबी रिश्तेदारों ने उन्हें अपनी नफरत का शिकार भी बनाया था और उनके करीबी रिश्तेदारों में मेरा नाम सबसे ऊपर था। हाँ, मैं अपने पिताजी से बहुत ही नफरत करती थी। उसका एकमात्र कारण उनकी हकलाहट की समस्या थी, क्योंकि उनकी हकलाहट की समस्या की वजह से मेरी सहेलियां और मेरे आसपास रहने वाले मेरा मजाक बनाते थे, जिस वजह से मैं उनसे नफरत करती थी। और फिर मेरी नफरत ही मेरे पिताजी की मृत्यु का कारण बनी। हालांकि पहले तो मुझे उनकी मृत्यु की वजह पता नहीं लगी, लेकिन जब एक दिन उनकी मृत्यु के कई सालों के बाद मुझे अपने पिताजी द्वारा लिखी डायरी मिली और जब मैंने उस डायरी में उनकी अपनी कहानी पढ़ी, तो मुझे उनकी मृत्यु की वजह साफ साफ पता चल गई। उनकी मृत्यु की अप्रत्यक्ष वजह मैं थी। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसके उलट में उनसे बहुत नफरत करती थी। वह मेरी नफरत की वजह से दुखी रहते थे। वह यह दुख बर्दाश्त न कर सके और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने पिताजी की डायरी पढ़ने के बाद जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित करने की ठान ली और मैंने एक ऐसे लड़के से शादी की जिसको की हकलाहट की समस्या थी। हालांकि वह मेरे बचपन का दोस्त था और मुझे चाहता भी था। वह मुझसे बहुत प्यार करता था और एक दिन उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार भी किया था। लेकिन उसको भी हकलाहट की समस्या थी और मैं नहीं चाहती थी कि जिस प्रकार से मेरे पिताजी की वजह से मुझे समाज में मजाक और बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, ठीक उसी प्रकार मुझे फिर से
इसी प्रकार की बेइज्जती और मजाक का सामना करना पड़े। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी करूं जिसको कि मेरे पिताजी की तरह हकलाहट की समस्या हो और लोग मुझे एक हकले की बेटी और हकले की पत्नी कहें। यानी एक हकले की बेटी होने का दर्द मैं बचपन से झेल रही थी और अब उस व्यक्ति से शादी करके मैं एक हकले की पत्नी होने का दर्द दोबारा नहीं झेल सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जिस प्रकार मेरे पिताजी की हकलाहट की समस्या से समाज ने मेरा मजाक बनाया है, उस व्यक्ति से शादी करके जिसको की हकलाहट की समस्या है, भविष्य में मेरे बच्चों का मजाक ना बनाया जाए। जिस वजह से मैंने उसका प्यार ठुकरा दिया था, लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया, कुछ वर्षों के बाद अचानक से वह व्यक्ति मेरे सामने आ गया। इसको मैं भगवान का इशारा भी मान सकती थी। हालांकि उस व्यक्ति की शादी हो चुकी थी और वह अपने तलाक के केस में फंसा हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने जब उनसे अपने प्यार का इजहार किया तो उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मुझसे बहुत नाराज था। खैर, काफी दिनों तक रूठने और मनाने का सिलसिला चलता रहा और इस दौरान मैंने उनसे कई बार माफी मांगी। मैंने उनसे अपने मकसद के बारे में भी बात की और शायद इसलिए वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ मिलकर मैंने अपना जीवन हकलाहट की समस्या और उस समस्या से परेशान लोगों की मदद करने में लगा दिया। मेरी आंखें सदैव ऐसे व्यक्ति को ढूंढती रहती थी जो कि हकलाहट की समस्या से परेशान हो। इसी वजह से जब मैं उस ढाबे में बैठी तो उस ढाबे के मालिक को देखकर मुझे अपने पिताजी की याद आने लगी और फिर उस ढाबे का नाम पढ़कर मुझे कुछ अजीब सा लगा। वकील का ढाबा, यह नाम मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं बार बार उसकी ओर आकर्षित हो रही थी और अंत में जब ढाबे के मैनेजर सोनू से ढाबे के मालिक रवि की हकलाहट की समस्या के बारे में पता चला तो मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई। मैं ढाबे के मालिक यानी रवि के जीवन की कहानी के बारे में जानना चाहती थी। काफी दिनों के इंतजार के बाद एक दिन सोनू को फोन आया। हेलो दीदी जी, मैं सोनू बोल रहा हूँ। हाँ सोनू, क्या हाल है? ठीक है दीदी जी। कितने दिनों के बाद फोन कर रहे हो? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। वो दीदी जी किसी काम में फंस गया था तो समय नहीं मिल पाया। अच्छा, वह सब छोड़ो। तुम रवि जी से कुछ बात करने वाले थे, क्या हुआ उसका? हाँ दीदी जी, मैंने रवि भैया से बात की थी। अच्छा, क्या कहते वो? दीदी जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब कि जब मैंने उनसे आपके और आपके मकसद के बारे में बात की तो वह खामोश हो गए, यानी उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर क्या मैं इनकार समझूं? इनकार क्यों? अगर उन्होंने हाँ नहीं कहा तो उन्होंने ना भी तो नहीं कहा। आप एक काम करें, कल सुबह ढाबे पर आ जाएं और खुद उनसे बात करें। हो सकता है कि वह आपकी बात मान जाएं। यह ठीक रहेगा। मैं कल खुद आकर उनसे बात करती हूँ। मैं खुद यही चाहती थी कि एक बार मैं रवि से खुद बात करूं, क्योंकि मुझे पता था कि रवि सोनू की बात नहीं मानेगा या उसकी बात को अनसुना कर देगा। इसलिए मैं खुद रवि से बात करके उसको उसके जीवन की कहानी बताने के लिए मनाना चाहती थी। अगले दिन मैं रवि के पास उसके ढाबे पर गई। सोनू वहां पहले से ही मौजूद था। मैंने सोनू को देखा और उससे इशारों इशारों में रवि के बारे में पूछने लगी। सोनू ने इशारा करके मुझे रवि के बारे में बताया। रवि वहां से कुछ दूर अपनी कुर्सी में बैठा हुआ था। मैं उसके पास गई और उससे कहा, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। जी, मेरा नाम शिखा है। सोनू ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। क्या? मेरा कहने का मतलब है कि सोनू ने क्या बताया? जी, मैं एक लेखिका हूँ और आपके जीवन के ऊपर एक किताब लिखना चाहती हूँ। हाँ सोनू, मुझे ऐसा कुछ कह तो रहा था लेकिन मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। खैर, आप खुलकर बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं?
जो मैं बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं और मेरी सहेली मुक्ता एक दिन आपके ढाबे पर आए थे और मुझे आपके ढाबे का नाम वकील का ढाबा पढ़कर काफी आश्चर्य हुआ। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप पेशे से वकील हैं और ढाबा खोलकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। मुझे कुछ अजीब लगा, चूंकि मैं एक लेखिका हूँ और मुझे यह अभाव हो गया था कि आपके इस ढाबे के नाम के पीछे एक कहानी जरूर होगी। मैं उसी कहानी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी कि आप उस कहानी को जानकर क्या करोगे? मैं उस कहानी को एक उपन्यास का रूप दूंगी। उसके बाद इसके बाद मतलब यह कि कहानी को उपन्यास का रूप देने के बाद क्या होगा? रवि जी, शायद आप मेरी बात को पूरी तरह से समझे नहीं। आपकी कहानी को उपन्यास का रूप देने का मेरा मकसद यह है कि यह कहानी दूसरों के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आपके जीवन की कहानी बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरी है। मैं उसी उतार चढ़ाव के बारे में जानना चाहती हूँ। आप उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होंगे जो हकलाहट की समस्या की वजह से निराशा भरी जिंदगी जीते हैं। देखिए, आप जो भी हैं, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहती है। अगर आपको लगता है कि मेरी कहानी आपके किसी काम आ सकती है, तो मैं आपको अपनी कहानी बताने में मदद जरूर करूंगा। लेकिन अगर आपको मेरे जीवन की कहानी के बारे में जानना है, तो आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। किसी दिन मैं आपको घर बुलाकर अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यह समय और यह स्थान ऐसी बातें करने के लिए अनुकूल नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके न्योते का इंतजार रहेगा। रवि से बात करने से पहले मैं जितना उससे डर रही थी, मुझे वैसी कोई बात नहीं लगी। यह इतना भी मुश्किल काम नहीं था जितना कि मुझे लग रहा था। रवि इतनी जल्दी मान जाएगा, इसका मुझे आभास नहीं था। दरअसल मुझे पश्चाताप इस बात का हो रहा था कि मैंने सोनू से बात करके अपना समय बर्बाद किया था। अगर मैं सोनू से बात ना करते हुए सीधा रवि से इस बारे में बात करती, तो हो सकता है मैं अपना उपन्यास आधे से ज्यादा लिख चुकी होती। रवि से मुलाकात करने के 3 दिन के बाद उसका फोन आ गया। उसने मुझे अपने घर आने का न्योता दिया। मैं तो इसी न्योते का इंतजार कर रही थी। मैं बिना कोई समय गंवाए उसके घर पहुंच गई। फिर हम बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद रवि ने मुझे अपनी कहानी के बारे में बताना शुरू किया। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।